हेलो। ओके, अगर जल्दी से कोई एक बच्चा वेरीफाई कर दे कि आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही है, यू कैन सी द स्क्रीन सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी, आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर, सब ओके है। ठीक। अच्छा, हाँ, लास्ट टाइम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज़ के न्यूमेरिकल्स की। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज़ के न्यूमेरिकल देखे, हमने न्यूमेरिकल देखे लेंसेज़ एट डिस्टेंस के, ठीक? एक एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने से रह गया था और वो न्यूमेरिकल था न्यूमेरिकल नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन की ये टाइप जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो एक अच्छी टाइप है। एग्ज़ाम में जो है वो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल पूछे जाते हैं, बिलख़ुसूस एप्टीट्यूड में। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। सो जब वो बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, इट मीन्स दैट वी नीड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इमेज ऑफ डबल इट्स साइज़। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर देता हूँ जैसे आप जो है वो थ्योरी में 4 नंबर के लिए सॉल्व करते रहे, फिर हम देख लेंगे कि इसमें टाइम कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, पहली बात ये है कि जब आपको उन्होंने मैग्निफिकेशन दे दी कितनी 2, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है क्या Q ओवर P, दैट इज़ 2 इक्वल Q ओवर P, सो Q का मतलब क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ P। अब आपको चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, तो आपने लगाया यहाँ पर 1 ओवर F, इनफैक्ट थिन लेंस फार्मूला 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q, क्योंकि मुझे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। फोकल लेंथ मुझे 10 गिवन है, P यहाँ पर एज़ इट इज़ आएगा। अब ये जो Q है ना, क्योंकि बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल भी बनाता है। अगर आपका सवाल कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं देता जिससे आइडिया लगाया जा सके कि वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, इट मीन्स दैट आई नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर बोथ द केसेस। रियल के लिए भी, वर्चुअल के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ये जुमला ऐसे इस्तेमाल करते हैं, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट्स साइज ऑन द स्क्रीन। अगर वो जुमला इस्तेमाल कर लेते हैं ऑन द स्क्रीन, तो उससे मुझे पता चल जाता है इमेज रियल है। अगर वो कहते हैं टू ऑब्टेन एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ डबल इट्स साइज, इन्वर्टेड से भी मुझे पता चल रहा है कि इमेज रियल है। अगर सवाल के अंदर कोई ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो फिर तो न्यूमेरिकल एक ही केस के लिए सॉल्व होगा। लेकिन अगर सवाल पढ़ के आइडिया नहीं हो रहा, इट मीन्स दैट यू नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बाय आइदर वेज, एक दफा रियल के लिए और एक दफा वर्चुअल के लिए। तो अगर मैं ये अज्यूम करूं कि बनने वाला इमेज रियल है, एक एक और बात मुझे याद है, अगर वो कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लिख देते हैं, तो कॉनकेव तो हमेशा वर्चुअली बनाता है, वहां पे रियल का केस ही नहीं होता। क्योंकि इमेज रियल है, तो रियल इमेज के लिए Q की जगह आप क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ P। क्यों? क्योंकि रियल इमेजेस के डिस्टेंस पॉजिटिव लिए जाते हैं। 1 ओवर 10। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई, तो मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर में एक्सचेंज करके लिख दें। पहले 2p लिख दें, बाद में p। इट विल बिकम 1 ओवर 10 इक्वल 3p ओवर 2p स्क्वायर। p से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, मुझे p की वैल्यू चाहिए, तो 1 ओवर 10 इक्वल 3 ओवर 2p, सो p विल बी 3 इंटू 10 ओवर 2। मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या किया? 10 को यहाँ ले गया हूँ और p को यहाँ ले गया हूँ। अगले स्टेप में आप में से हर बच्चा जो है वो एग्री कर लेगा कि सर 2 1 2 5 3 इंटू 5 इज 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 15 आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन वर्चुअल इमेज के लिए होता, आपसे कहते कि इमेज जो है वो वर्चुअल है, तो अब आप क्या करते? आप यहाँ पर लिखते फॉर वर्चुअल इमेज, और अब वर्चुअल इमेज में 1 ओवर 10 होता, 1 ओवर p होता, लेकिन q की जगह पर आप क्या लिखते? माइनस 2q, 2p इनफैक्ट। क्योंकि वर्चुअल इमेज के केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा वो आपके पास नेगेटिव लिया जाएगा। तो रियल में आपने q को प्लस 2p पुट किया है, वर्चुअल में आप q को माइनस 2p पुट करेंगे। अब सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। 1 ओवर 10 इक्वल 1 ओवर p माइनस 1 ओवर 2p। मैं एलसीएम वाली बात आपको बता चुका, तो p इंटू 2p ये बनेगा 2p माइनस p। 1 ओवर 10 इक्वल p ओवर 2p स्क्वायर, p से स्क्वायर कैंसिल। सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास p की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी।
देखिए, अब ये जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए 4 नंबर के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व किया अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता किताब में इस सवाल का जवाब जो है ना वो शायद सिर्फ़ 15 लिखा हुआ होगा। लेकिन आपको न्यूमेरिकल जो है वो दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा, रियल से भी और वर्चुअल से भी। हाँ, अगर सवाल में इंडिकेशन मौजूद है कि बनने वाला इमेज रियल है या बनने वाला इमेज वर्चुअल है, इट इज़ समथिंग एल्स फिर आप एक ही दफ़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में टाइम बचता कैसे? एक उसूल तो अब आप याद कर लें, अगर मैग्निफिकेशन 2 है, तो Q जो है वो ट्वाइस ऑफ P के बराबर होगा। यानी अब ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ मैग्निफिकेशन इज़ 4 तो इसका दूसरा मतलब ये होगा Q इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स P। तो ये जितनी वर्किंग है, मैं इसको बायपास कर सकता था। ये जितनी मैग्निफिकेशन वाली वर्किंग है, मैं इसे बायपास कर सकता हूँ। अब मुझे सवाल में नज़र आ गया रियल है, मैं डायरेक्ट जो है वो क्या लिखता अगर मैं लेट्स से 2p के लिए सॉल्व कर रहा हूँ 1 ओवर f इक्वल 1 ओवर p प्लस 1 ओवर 2p। अब इसके बाद आपने जितनी वर्किंग यहाँ पर की, ये अब आपकी अरिथमेटिक है कि आपकी अरिथमेटिक जो है वो कितनी अच्छी है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, तो शायद मैं नीचे वाली ये वर्किंग करूँ ही नहीं। मुझे नज़र आ रहा है इक्वेशन को देख के कि मेरे पास 3 ओवर 2 की फॉर्म बननी है और जब वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनिटली 15 आंसर आएगा। अरिथमेटिक अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, कम से कम स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हैं। वर्चुअल होगा तो 1 ओवर p माइनस 1 ओवर 2 क्यू आप डायरेक्टली लिख के सॉल्व कर सकते हो, तो हमें नज़र आएगा कि वो 1 ओवर 2p बचेगा यानी p जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक? त अस्सलाम तनिषा आप वालेकुम कुछ सर। कहना चाह रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो। सलाम। या सर इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना, मतलब अगर हम एफ और 2f और f के बीच में रखें तो हमारे पास डबल साइज की इमेज बनती है। नहीं, तो हम f और 20 और 2f के 10 के बीच। देखिए हाँ, अब ये जो है ना ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की लेकिन तनिषा बात सिर्फ इतनी सी है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज इक्वल बनता है। अब 2f और f के दरमियान तो मैग्निफिकेशन कुछ भी हो सकती है ना। स्क्वायर ऑफ f के दरमियान ओके मैग्निफिकेशन जो सर। है वो कुछ कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप वाली बात सही है अगर आपके पास मैग्निफिकेशन 2 है, ठीक है? अगर आपको मैग्निफिकेशन 2 नज़र आ रही है तो आप इस बात का तो अंदाज़ा लगा लेंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए लेकिन उसकी प्रिसाइज़ वैल्यू नहीं निकाल पाएँगे। ठीक, मैं अगली बार यही बताने वाला था। फ़र्ज़ करें, अगर क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ होता, लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। देखिए, अब गौर से सुनिएगा। अगर वो क्वेश्चन में क्लियरली कह देते वर्चुअल इमेज और मुझे डिस्टेंसेस ये नज़र आते हैं। A इक्वल 15 सेंटीमीटर, B इक्वल 12 सेंटीमीटर, C इक्वल 10 सेंटीमीटर, D इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि लेंस है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं फोकल लेंथ कितनी है 10। तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना वो 10 से कम होना चाहिए। अब इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे जितने ऑप्शंस गिवन हैं उनमें 10 है, 12 है, 15 है। 10 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है? 5 सेंटीमीटर है। तो तनीषा शायद कुछ इस तरह की बात करना चाह रही थी कि आप न्यूमेरिकल डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस के ऊपर कि आपको ऑप्शंस किस तरह के गिवन है। न्यूमेरिकल की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है एप्टीट्यूड के हवाले से। ठीक, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो पूछे जाते हैं। वर्किंग आपके सामने अगर किसी के ज़हन में जो है वो कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ लीजिए। अदरवाइज़ जो है वो हम आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। जब तक बच्चे सोच रहे हैं जो ग्रैंड टेस्ट मैंने कहा हुआ मेरा ख़्याल है कि वो ग्रैंड टेस्ट जो है वो मैं ईद के फ़ौरन बाद जो भी सैटरडे आएगा, हम उस पर रखेंगे। मैं अभी कैलेंडर चेक करके डेट देख लूँगा, डेट आपको आज ही जो है वो शेयर कर लूँगा ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। चलें, अगर अगर किसी के ज़हन में जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करने हैं, उनमें उनमें पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, वो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे लेंस एब्रेशन। अच्छा, अब लेंस एब्रेशन क्या देखें? याद है मैंने जब लेंसेज़ पढ़ाना शुरू किए थे तो मैंने कहा था लेंस इज़ अ पीस ऑफ ग्लास व्हिच एट लीस्ट वन साइड इज़ कर्व्ड। क्यों? अगर लेंस के ऊपर पैरेलल रेज़ आती थी और इनफैक्ट अगर एक पीस ऑफ ग्लास पर पैरेलल रेज़ आती थी जो परपेंडिकुलर उस पे फॉल होती थी, वो स्ट्रेट चली आती थी।
हमने लेंस क्यों बनाया? ताकि रेज़ को कन्वर्ज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्ज इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस हम कर सकें। ठीक ठीक, अच्छा, अब ये जो कन्वर्ज करना है या ये जो डाइवर्ज करना है, ये बेसिकली कर्वेचर पे डिपेंड करता है। कर्वेचर से क्या मुराद है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक प्लेन सरफेस है, जैसे कि ये, आप एक बॉल थ्रो करें, अगर बॉल इस मिडल को हिट करेगी तो नॉर्मली वापस जाएगी। इस एज को हिट करेगी, नॉर्मली वापस जाएगी। इसको हिट करेगी, नॉर्मली वापस जाएगी। आप इसको कर्व कर दें, तो जो मिडल को हिट करेगी वो तो स्ट्रेट वापस चली जाएगी। अगर ऐसे कर दो तो शायद आप समझ पाएँ। जो इसको हिट करेगी वो नीचे आएगी, जो इसको हिट करेगी वो ऊपर जाएगी। और ये फिलॉसफी नहीं है, ये तो लॉजिक है। आप जानते हैं, जब आपने गैल्वानोमीटर पढ़ा, तो आपने मैग्नेट के पोल्स को प्लेन पोल्स की बजाय कैसे पोल्स बना दिया? कॉनकेव पोल। क्यों कॉनकेव पोल बनाया? ताकि वो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थी, वो एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए। वो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थी, वो एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए। ठीक? आपने जो है वो पोल्स को कॉनकेव इसलिए बनाया ताकि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो। क्यों? क्योंकि कॉनकेव सरफेसेस जो होती हैं, जो कर्व, वो हर चीज़ को कन्वर्ज करती हैं। तो इससे एक बात तो साबित हो गई, जितना ज़्यादा कर्व होगा, जो डेविएशन है वो उतनी ज़्यादा नज़र आएगी। जितना कम कर्व होगा, डेविएशन उतनी कब आपको नज़र आएगी। यानी अब इस बात को अगर मैं एक लेंस पे प्रूव करूँ, तो फ़र्ज़ करें मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक? अब आपको ये बात नज़र आ रही है कि जो लेंस मेरे पास है, ये लेंस हर जगह से एक जैसा स्फेरिकल नहीं है। ये कहीं से ज़्यादा स्फेरिकल है, ये कहीं से कम स्फेरिकल है। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है प्रिंसिपल एक्सिस। मैं यहाँ पर एक रे इधर बनाता हूँ, एक रे यहाँ पर बनाता हूँ, जो लेंस के, आप समझ लें कि एजेस को हिट कर रही है। ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस से रेज़ को एक पॉइंट पे क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। रेज़ यहाँ पर कन्वर्ज हुई। इस पॉइंट को आप नाम देते थे फोकस का। इसके बरखिलाफ अगर मैं 2 रेज़ और बनाऊँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये दोनों रेज़ सेम लेंस को तो हिट कर रही हैं, लेकिन जिस पीस ऑफ ग्लास को हिट कर रही हैं, वो पहले जैसा कर्व नहीं है। लेंस अपने एजेस से ज़्यादा कर्व हुआ करता है। यानी अगर आप ये पोर्शन देखेंगे, तो ये ज़्यादा कर्व है। अगर आप लेंस का मिडल पोर्शन देखेंगे, तो वो कम कर्व होगा। इस कम कर्व से क्या होने वाला है कि लेंस की जो लाइट को कन्वर्ज करने की टेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये रेज़ यहाँ कहीं कन्वर्ज होंगी, तो अब ये पॉइंट क्या बन जाएगा? फ़ोकस बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल फ़ोकस है, वो बेसिकली इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि रेज़ लेंस के किस हिस्से को हिट करती हैं। लिहाज़ा आपको एक फ़ोकस नहीं मिलेगा, मल्टीपल फोसाई मिलेंगे। फोसाई इज़ बेसिकली प्लूरल प्लूरल ऑफ फ़ोकस। तो आपको मल्टीपल जो है वो फोसाई मिलेंगे। यानी एक शार्प इमेज नहीं मिलेगा, आपको मल्टीपल इमेजेस मिलेंगे। यही रीज़न है कि तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप कभी भी पूरा लेंस इस्तेमाल नहीं करते। पूरे लेंस से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर के सामने आपने कोई जो है वो वेबकैम लगाया हुआ होगा, आप लैपटॉप के सामने उसमें एक बिल्ट इन कैमरा होगा, इवन आप कोई टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, आप सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इन सब के अंदर लेंस है। लेकिन अगर आप गौर करें, आपको पूरा लेंस नज़र नहीं आता, आपको लेंस का सिर्फ़ मिडल पोर्शन नज़र आएगा। क्यों मिडल पोर्शन नज़र आएगा? क्योंकि हम करते ही हैं कि हम लेंसेज़ के सामने एक सरफेस लाके रखते हैं, जिस सरफेस के अंदर एक नैरो ओपनिंग होती है। इस नैरो ओपनिंग को नाम दिया जाता है किसका? अपर्चर का। इस नैरो ओपनिंग को हम नाम देते हैं किसका? अपर्चर का। अपर्चर का मतलब ही नैरो ओपनिंग है। इस नैरो ओपनिंग से क्या होगा कि सिर्फ आप लेंस का मिडल पोर्शन या सेंटर पोर्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे। और जो लेंस का सेंटर पोर्शन, अगर आप उसे गौर से देखें तो आप एग्री करेंगे कि जो वेरिएशन ऑफ कर्वेचर है, वो टॉप और बॉटम पे बहुत जो है वो रिगरस किस्म की या बहुत ही जो है ना वो एग्रेसिव किस्म की है। अगर आप लेंस का मिडल देखेंगे, तो आपको वो कर्वेचर ऑलमोस्ट एक जैसा लगेगा। तो लेंस का कभी भी आप पूरा पोर्शन इस्तेमाल नहीं करते, आप लेंस का जो है वो सिर्फ़ एक मिडल पोर्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू मैंने बहुत जगह देखा कि एक लेंस इमेज बना रहा है। अगर आप उस आधे लेंस को कवर कर दें, आपने क्या किया? आपने आधे लेंस पे जो है वो कोई ब्लैक पेंट कर दिया, आपने आधे लेंस के सामने कोई ओपेक सरफेस रख दी। इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर कोई बच्चा इसका क्विकली आंसर दे दे। मेरे पास एक लेंस है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, वो लेंस इमेज बना रहा है। अगर मैं आधे लेंस को कवर कर दूँ तो क्या होगा? जी, सुनिए।
अच्छा, सोनिया कहती है ब्राइटनेस रिड्यूस रहेगी कि सोनिया आपकी आवाज़ बहुत हल्की आती है, मैं कोई एक आंसर और ले लूँ? जी, सना एजाज। सर ब्राइटनेस कम हो जाएगी इमेज की। इमेज की ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी। यानी टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपने आधा लेंस कवर कर दिया तो हम कह सकते हैं कि आधी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है? तो आपको जो है ना ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है? आपको यही बात समझ में आनी चाहिए तभी तो वो आप अगर किसी को फोटोग्राफी का जो है वो शौक है, वो जो अपर्चर स्पीड और अपर्चर साइज़ है, आप उससे जो है वो इमेज को किस तरह अल्टर करते हैं, आप इन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। एनीवेज़, हम लेंस हमेशा उसका मिडल पोर्शन इस्तेमाल करेंगे, इसको अपर्चर कहते हैं। ये जो एब्रिएशन आप देख रहे हैं, इस एब्रिएशन को हम नाम देते हैं क्या? स्फेरिकल एब्रिएशन। इस एब्रिएशन को हम नाम देते हैं क्या? स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन का कॉज़ क्या है? कि लेंस हर जगह से एक जैसा स्फेरिकल नहीं होता, वो कहीं से कम कर्व है, कहीं से वो ज़्यादा कर्व है। रिमूव करने का तरीका क्या है कि हम इस्तेमाल करेंगे क्या? अपर्चर। जो दूसरा डिफेक्ट ऑफ विज़न है, उस दूसरे डिफेक्ट ऑफ विज़न को हम नाम देते हैं क्या? क्रोमैटिक एब्रेशन। देखिए, क्रोम जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज़ में इस्तेमाल होता है। क्रोम की एक एक मतलब जो है वो कलर भी हो सकता है। ठीक है? मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद जब मैं आपकी ऐज का होऊँगा या उससे थोड़ा-सा छोटा होऊँगा, तो हमारे टाइम पे मॉनिटर होते थे, मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनो मीन्स 1। तो उस मॉनिटर पे जो है वो कोई एक ही कलर होता था। अब तो आपके पास 4K डिस्प्ले होता है, इवन अब तो मेरे ख्याल से शायद 8K भी जो है वो डिस्प्ले आता है, उसमें कितने कलर्स हैं वो तो आप गिन भी नहीं पाएँगे। अगर आप बात करते हैं क्रोम की, क्रोम का एक मतलब होता है कलर। क्रोमैटिक एब्रेशन क्या है? देखिए व्हाइट लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो एक फिनोमेना अकर होता है, जिसमें व्हाइट लाइट अपने कांस्टेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती थी। अगर मैं याद दिलाऊं तो हम ये काम करते थे प्रिज्म के अंदर। फर्स्ट के मेरे पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर व्हाइट लाइट जो है वो फॉलो। जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म को हिट करेगी तो ये रिफ्रैक्ट होगी, और हमें मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ अमल दखल जो है वो वेवलेंथ का भी है। हर कलर अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से डेविएट होगा। हमने देखा क्या कि सबसे नीचे आपके पास वॉयलेट है, सबसे ऊपर आपके पास रेड है, और बाकी जितने भी कलर्स हैं वो सब के सब जो है वो इसके दरमियान मौजूद होंगे। जब ये रेज बाहर निकलेंगी तो वॉयलेट जो है वो यहाँ पर होगा, रेड जो है वो यहाँ पर होगा, और बाकी जो कलर है वो बीच में होंगे। वो बाकी कलर थे कौन से? वो बाकी कलर आपके पास होते थे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, क्योंकि वाइल्ड लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स हैं। हर कलर अपनी वेवलेंथ के हिसाब से डेविएट होता है। एक चीज़ जो आपको डायग्राम देख के नज़र आ रही है वो ये कि वॉयलेट की डेविएशन सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी सबसे ज़्यादा है। रेड की वेवलेंथ विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, एनर्जी सबसे कम है। और मैं तो थ्योरी में पढ़ाते हुए बच्चों को एग्ज़ाम्पल देता था कि अगर आप क्रिकेट देखते हैं, तो जब बॉल जो है वो एक थिन एज लेती है बैट की, अगर स्पिनर हो, तो बॉल विकेट कीपर के पास जाएगी और बहुत से बार फर्स्ट स्लिप तक चली जाएगी। फास्ट बॉलर के केस में वो बॉल जो है वो थर्ड स्लिप या फोर्थ स्लिप तक भी चली जाती है। क्यों? जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, डेविएशन आपको उतनी ज़्यादा नज़र आती है। ठीक, तो हमें जो है वो ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्रोमैटिक एब्रेशन में व्हाइट लाइट के साथ होने क्या वाला है, व्हाइट लाइट अपने कांस्टेंट कलर्स में डिवाइड होगी। इस फिनोमेना को हम नाम दिया करते थे क्या? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। ग्लास स्लैब हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो प्रिज्म हो, वो सब के सब जो है वो लाइट को डिस्पर्स करते हैं। तो अब होगा क्या? अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, लेट्स से वो ये रहा। मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे लिए जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पर मेरे पास वो रेफरेंस लाइन हो गई जो हम लेंस में हमेशा अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, और इसके साथ-साथ लेंस का एक जो है वो ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब देखिए होगा क्या? जब व्हाइट लाइट इस लेंस को हिट करेगी, लेट्स से व्हाइट लाइट ने यहाँ पर हिट किया, व्हाइट लाइट ने यहाँ पर हिट किया, ठीक? अब जब व्हाइट लाइट लेंस से पास होगी, तो व्हाइट लाइट में भी क्या होनी चाहिए? डिस्पर्जन होनी चाहिए।
हमें नज़र क्या आएगा कि जो वॉयलेट है, वो सबसे पहले कन्वर्ज हो जाएगा और जो रेड है, वो सबसे आगे जाके कन्वर्ज होगा क्योंकि हम इस बात का फैसला कर चुके हैं कि वॉयलेट के अंदर डेविएशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कलर अलग-अलग पॉइंट पे फ़ोकस होगा। वन्स अगेन आपको एक फ़ोकस नहीं मिलेगा, मल्टीपल फोसाई मिलेंगे। ये कहलाती है क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन को रिमूव करने का हमारे पास जो तरीका है वो हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ रखा है और वो तरीका है क्या? लेंस कॉम्बिनेशन व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई आपसे पूरी साइंस तो नहीं पूछेगा। आप एक लेंस इस्तेमाल करेंगे कॉन्वेक्स, एक लेंस इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव। अब इन लेंसेज की फोकल लेंथ, इन लेंसेज का मटेरियल, क्योंकि आपको ये बात मालूम होगी कि जो ग्लास होता है वो कई तरह का होता है। फॉर एग्जांपल 2-3 नाम तो शायद मेरे ज़हन में फौरन आ जाए। ग्लास की एक टाइप जो है वो क्राउन कहलाती है, ग्लास की एक टाइप जो है वो फिलेंट कहलाती है। पायरेक्स ग्लास जो है वो बड़ा कॉमन है, आप में से मेजॉरिटी ने जो है वो सुन रखा होगा। ग्लास का मटेरियल, ग्लास की फोकल लेंथ बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किन कलर्स को एक पॉइंट पे लाना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप सारे कलर एक पॉइंट पे नहीं ला पाते हैं। लिहाजा जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो कोई 2 या 3 कलर को एक पॉइंट पे ले आएगा। ठीक? एक ऐसा लेंस जिसके अंदर क्रोमैटिक एब्रेशन ना हो, हम ऐसे लेंस को नाम देते हैं क्या? एक्रोमैटिक लेंस। क्योंकि ए जो है वो नॉर्मली एब्सेंस के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये 2 मेजर डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज़ हैं। मैं एक दफ़ा चैप्टर पूरा रिव्यू करवा दूँ। कुछ 2 डिफेक्ट्स और भी होते हैं, किताब में हमारे पास मेंशन नहीं, लेकिन एप्टीट्यूड के लिए शायद आपको मालूम हो तो आपको फ़ायदा भी हो जाए। कुछ मालूम हो या ना हो, कम से कम ये 2 मालूम होने चाहिए। एक स्फेरिकल है, एक क्रोमैटिक है। क्रोमैटिक को रिमूव करने का या अवॉइड करने का एक तरीका और भी है कि आप लाइट ही मोनोक्रोमैटिक इस्तेमाल करें। क्योंकि क्रोमैटिक एब्रेशन कब होगी? जब लाइट के अंदर मल्टीपल वेवलेंथ्स मौजूद होगी। अगर मैंने एक मोनोक्रोमैटिक लाइट इस्तेमाल कर ली या लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इस्तेमाल कर ली, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे जो है वो क्रोमैटिक एब्रेशन होती हुई नज़र नहीं आएगी। लेंस एब्रेशन के बाद जो दूसरी चीज़ हम देखेंगे, मैं एक दफ़ा अगला टॉपिक भी पढ़ा दूँ, फिर जो भी क्वेश्चन आपके होंगे वो एक साथ ले लूँगा। वो है आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। वो है आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, न यानी नज़र की खराबी। अब इसको फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में ही हम समझेंगे। देखिए, जब आप बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, तो इस डिफेक्ट ऑफ विज़न से मुराद क्या है? देखिए, ह्यूमन आई, आप सारे माशाल्लाह से एमकेट वाले हैं, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जो है वो मुझसे बेहतर जो है वो जानते होंगे। कम से कम 2 बातों से एग्री कर लेंगे कि ह्यूमन आई के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो बिहेव करती है लाइक बायकॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर ठीक है, फर्ज़ कर लें ये आपके पास जो है वो ह्यूमन आई हो गई, ठीक है? इसके साथ-साथ यहाँ पर आपके पास एक अदद सरफेस होती है, जिस सरफेस को हम नाम देते हैं क्या? रेटिना। रेटिना उस सरफेस को कहते हैं जहाँ पे ह्यूमन आई इमेज बनाती है। अब रूल बड़ा सिंपल सा है। कहते हैं कि ह्यूमन आई में रेटिना वो सरफेस है जहाँ पे इमेज बना करता है। फॉर एग्जांपल होगा क्या? आपके पास रेज़ ऑफ लाइट आएँगी, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो कन्वर्जिंग हो, चाहे वो डाइवर्जिंग हो, ह्यूमन आई का लेंस जो है, वो उनको एक पॉइंट पे क्या कर देगा? एडजस्ट। अब ये लेंस ऐसा करता कैसे होगा? देखिए, अब तो ये बातें समझना जो है वो बड़ा आसान है। क्योंकि आप सारे बच्चे जो है वो जिस दौर में बड़े हो रहे हैं तो डिजिटल वर्ल्ड है। आप जो है वो कैमरा देखते हैं, आप उसके ज़ूम की बात करते हैं। शायद अब जो है वो 100 एक्स ज़ूम की बात होती है, कितने मेगापिक्सल की बात होती है, लेकिन साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, ह्यूमन आई इज़ मास्टरपीस अमंग ऑल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्यों मास्टरपीस कह रहा हूँ? देखिए, आप दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन कैमरा ले लें, उसके अंदर सब कुछ होगा, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी। आजकल है न्यूरल इंजन्स होते हैं, उनमें एआई होती है, वो सब समझते हैं। वो क्या नहीं समझ सकते कि आप देखना क्या चाहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ। अगर आपने एक कैमरा लिया और आप एक दूर का ऑब्जेक्ट फ़ोकस करें, तो आप क्या करेंगे? आप ज़ूम इन करेंगे। आपने ज़ूम इन किया और पिक्चर क्लिक करने के बाद आप किसी करीब के ऑब्जेक्ट पे कैमरा लेके आइए, वो कभी भी फ़ोकस नहीं होगा, आपको ज़ूम आउट मैनुअली करना पड़ेगा। आपको ज़ूम आउट मैनुअली करना पड़ेगा। ह्यूमन आई के साथ तो ऐसा नहीं होता। आप क्लास में बैठे हुए होते थे और अगर आप बिल्कुल क्लास में आखिर में
बैठने के आदी थे, आप बोर्ड देखते थे, आप अपनी नोटबुक देखते थे, कभी आप टीचर से ये नहीं कहते थे सर वेट, अभी ज़ूम आउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आई का लेंस जो है वो बहुत क्विक है, बहुत रैपिड है। वो कितनी जल्दी जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट को फ़ोकस करता है, वो कोई टाइम नहीं लेता करीब के ऑब्जेक्ट को फ़ोकस करने में। तभी हम और दूसरी बात, आप दूर का ऑब्जेक्ट देखें, आप करीब का ऑब्जेक्ट देखें, आपको उनकी शार्पनेस में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ये तो आज के कैमरा में भी ये फ्लॉ मौजूद है कि आप जहाँ आप उसे ज़ूम इन करेंगे, उसकी क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो लेंस ह्यूमन आई के बारे में मैंने कहा कि तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई इज़ यू कैन से मास्टरपीस। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन आई का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकता। ये जो लेंस है, ये स्ट्रेच भी होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। ये स्ट्रेच भी होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, कि ये दूर का ऑब्जेक्ट फोकस कर रहा है या ये करीब का ऑब्जेक्ट फोकस कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन आई का टारगेट एक है। जो इमेज बनेगा, वो इमेज कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। वो इमेज कहाँ पर बनना है? रेटिना पे बनना है। अगर इमेज रेटिना पर नहीं बना, तो फिज़िक्स में जब हम कहते हैं ना नज़र खराब है, मैं बार-बार फिज़िक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको महावरतन ले जाएँगे तो इसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाना है ना। अगर आप फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं ना नज़र खराब है, तो इसका मतलब ये है कि इमेज या तो रेटिना के सामने बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बना तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विज़न है। अब आपको याद होगा ये 2 तरह के डिफेक्ट्स हुआ करते थे। एक हमारे पास कहलाया करता था क्या? शॉर्ट साइटेडनेस। अब जो शॉर्ट साइटेड पर्सन है, शॉर्ट साइटेड पर्सन उस शख्स को कहते हैं जो करीब की ऑब्जेक्ट्स को देख लेगा, कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये करीब के ऑब्जेक्ट्स को देख लेगा, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो नहीं देख पाएगा। यानी देख भी पाएगा तो वो क्लियरली नहीं होंगे, वो शार्प इमेजेस नहीं होंगे। अब ऐसा होता क्यों होगा? फर्ज कर लें ये आपके पास ह्यूमन आई का लेंस है। ठीक है? ये आपके पास जो है वो ह्यूमन आई का लेंस हो गया, यहाँ पर आपके पास जो है वो रेटिना मौजूद है। अब होगा क्या? मेरे पास 2 रेज़ ऑफ लाइट है। एक रे यहाँ से आई, एक रे यहाँ से आई। मैंने क्या नोट किया, ये दोनों रेज़ लेंस से पास होके कन्वर्ज होंगी और रेटिना के सामने कन्वर्ज हो जाएँगी। अगर ये रेज़ रेटिना के सामने कन्वर्ज हो गई, तो उसका क्या मतलब है? लेंस ने ज़रूरत से ज़्यादा कन्वर्ज किया। तो शॉर्ट साइटेडनेस का कॉज़ क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस का कॉज़ ये है, लेंस ऑफ आई बिकम्स टू कन्वर्जिंग। जो ह्यूमन आई का लेंस है, वो ज़रूरत से ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। मेरे ख़्याल से जब मैं शायद 10th ग्रेड में होऊँगा, ठीक है? कम से कम 2 दहाइयों पहले की बात बता रहा हूँ, 2 डिकेड्स पहले की। तो तब मैंने याद ऐसे किया था कि शॉर्ट्स साइटेडनेस क्यों है? क्योंकि रेज़ शॉर्ट पड़ गई टू रीच रेटिना। क्योंकि रेज़ जो है वो रेटिना तक नहीं पहुँच पा रही है, लिहाज़ा ये शॉर्ट साइटेडनेस कहलाएगी। और शॉर्ट साइटेड पर्सन सिर्फ़ करीब शॉर्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देख पाएगा, दूर के नहीं देख पाएगा। अगर आप इस डिफेक्ट को रिमूव करना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको रेज़ को डाइवर्ज करने की नीड है। तो आप यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस लाएँगे, वो कॉनकेव लेंस रेज़ को क्या कर देगा? डाइवर्ज, और फिर रेज़ रेटिना पे क्या हो जाएँगी? कन्वर्ज हो जाएँगी। यानी आज अगर आप शॉर्ट साइटेडनेस को जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर आपके पास जो रेज़ हैं, वो रेज़ जो हैं वो एक-दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी रेटिना से पहले। कॉनकेव लेंस लेके आ जाएँगे, तो वो रेज़ जो है वो मीट कर जाएँगी वापस कहाँ पर? रेटिना के ऊपर। ठीक, ये थी शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसकी रेमेडी या इसका रिमूव करने का तरीका क्या हो जाएगा? हम इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव लेंस। ये पहला डिफेक्ट ऑफ विज़न है। अगर आप बात करते हैं दूसरे डिफेक्ट ऑफ विज़न की, तो वो डिफेक्ट ऑफ विज़न हमारे पास कहलाता है क्या? लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है? लॉन्ग साइटेडनेस में आपके पास क्या होगा? लॉन्ग साइटेडनेस में आपके पास जो रेज़ हैं, वो रेज़ आएँगी। वो रेज़ जो है वो लेंस को हिट करेंगी। यहाँ कहीं पे रेटिना मौजूद होगा।
हम ऑब्जर्व क्या करेंगे? हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि वो रेज़ जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी बियॉन्ड रेटिना। तो जैसे मैंने शॉर्ट साइटेडनेस बताया था कि रेज़ शॉर्ट पड़ गई टू रीच रेटिना, अब आप रिलेट कर सकते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस क्यों है? क्योंकि रेज़ आर लॉन्ग इनफ टू रीच बियॉन्ड रेटिना, ठीक है? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेंस ने रेज़ को कम कन्वर्ज किया है, तो हम क्या कहेंगे? लेंस ऑफ ह्यूमन आई बिकम्स लेस कन्वर्जिंग। जो लॉन्ग साइटेड पर्सन है, वो दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें, तो अब इसको रिमूव करने का हमारे पास तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पर लाकर रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपने यहाँ पर लाकर रख देना एक अदद कॉन्वेक्स लेंस। वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? वो कॉन्वेक्स लेंस उन रेज़ को जो थोड़ी-सी जो है वो डाइवर्जिंग है, उन रेज़ को थोड़ा-सा जो है वो कन्वर्ज करेगा, कुछ इस तरीके से। अब बाकी कन्वर्जिंग जो है वो ह्यूमन आई का लेंस करेगा। इमेज वापस कहाँ चला जाएगा? रेटिना पे चला जाएगा। ठीक? हमें समझ में आना चाहिए लॉन्ग साइटेडनेस क्या है, हमें समझ में आना चाहिए कि शॉर्ट साइटेडनेस क्या है, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन हो कैसे रही है, उसे करेक्ट कैसे किया जाएगा। जो शॉर्ट साइटेडनेस है, कई किताबों में या इवन आपकी कोर्स बुक में भी उसको जो है वो मायोपिया का नाम भी जो है वो दिया जाता है। और अगर आप लॉन्ग साइटेडनेस देखेंगे तो वो हाइपरमेट्रोपिया या हाइपर मायोपिया भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक? ये हमने बात कर ली डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, हमने बात कर ली लेंस एब्रेशन की, ठीक? अगर यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं क्विकली जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करना चाहूँगा। जी, संध्या। सर स्फेरिकल एब्रेशन एक बार फिर से बता दें। ठीक। देखिए, स्फेरिकल में मैंने ये कहा था कि रेज़ जो है जब लेंस को हिट करती हैं, तो जो टॉप होता है वो ज़्यादा कर्व होता है। ज़्यादा कर्व का मतलब ज़्यादा कन्वर्जिंग होता है। कम कर्व का मतलब कम कन्वर्जिंग एबिलिटी है। तो वो रेज़ जो लेंस के टॉप को हिट करेंगी, वो पहले कन्वर्ज हो जाएँगी। और वो रेज़ जो लेंस के मिडल को हिट करेंगी, वो बाद में कन्वर्ज होंगी। तो इसको जो है वो रिमूव करने का तरीका क्या है? इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि हम लेंस का सिर्फ़ मिडल पोर्शन यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपर्चर। अपर्चर मीन्स अ नैरो ओपनिंग। ठीक? यही वजह है कि अगर आपने पूरा लेंस इस्तेमाल किया तो आपको मल्टीपल फोसाई मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ से अगर आगे बढ़ें, तो जो हमारा असल टॉपिक आज के लिए होगा वो होगा मैग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली। लेकिन इससे पहले मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पढ़ाना शुरू करूँ, कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है वो जल्दी-जल्दी सुन लें। देखिए, एक मैग्निफिकेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है जिसको आप साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये वाली। साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट या Q over P. This magnification is actually linear magnification. एक मैग्निफिकेशन और है जिसको नाम दिया जाता है क्या? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाली जाती है बीटा ओवर अल्फा से। अब ये बीटा क्या है? ये अल्फा क्या है? देखिए, अल्फा उस एंगल को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट बनाता है ह्यूमन आई के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं पर जो है वो ऑब्जर्वर आई मौजूद है, ठीक? तो ये जो एंगल बनेगा मेरे पास टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से,
ये एंगल कहलाएगा अल्फा, अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ बना है। और अगर यही एंगल इमेज के साथ बना तो ये कहलाएगा क्या? बीटा। लिहाजा हम अल्फा को क्या कहते थे? हम अल्फा को कहते थे एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद आई। और अगर आप बात करेंगे बीटा की, तो बीटा से मेरी मुराद क्या होगी? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद आई। अल्फा उस एंगल को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट बना है आई के साथ, बीटा उस एंगल को कहते हैं जो इमेज बना है आई के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक लिमिटेशन होती है। ये अल्फा और बीटा उस वक्त मेजर किए जाते हैं जब ये ह्यूमन आई से सेम डिस्टेंस पे हो। ये ह्यूमन आई से सेम डिस्टेंस पे होने का क्या मतलब है, सिर्फ इस जुमले को समझ लीजिए, शायद आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाए। देखिए, फर्ज करें मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। फर्ज करें मैंने ऑब्जेक्ट को लेंस से 20 सेंटीमीटर पे रखा और एंगल निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इनफैक्ट चले मैं और आसान कर दूं, सिर्फ ऑब्जेक्ट और आई की पहले बात कर लें, बात आसान हो जाएगी। फर्स्ट कर लें मैंने ऑब्जेक्ट को अपने आप से 20 सेंटीमीटर पे रखा और मैंने अल्फा निकाल लिया। मैंने बीच में लाके लेंस रखा तो अब इमेज कहीं और बनेगा। मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को इस तरह एडजस्ट करूंगा कि इमेज वापस 20 पे बने। यानी अल्फा उस वक्त लिया गया जब ऑब्जेक्ट 20 पर था, तो बीटा भी उस वक्त लिया जाएगा जब इमेज 20 पर होगा। ऑब्वियसली लेंस के केस में अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर मौजूद हो, तो या तो ये 2f के केस में होता था कि जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज है, लेकिन वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अगर मुझे एक ही तरफ रखना है, तो आप मैं वर्चुअल इमेज के सेंस में बात कर रहा हूँ कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज है, तो मुझे ऑब्जेक्ट की लोकेशन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस टिपिकली लिया जाता है 25 सेंटीमीटर, और शायद बहुत सारे बच्चों के जहन में इस डिस्टेंस का नाम भी हो। इसको हम नाम देते थे क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और लीस्ट डिस्टेंस से हमारी क्या मुराद है? लीस्ट डिस्टेंस से मुराद होती है कम से कम फासला जहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई क्लियरली देख सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको जो है वो थोड़ा सा याद दिलाऊं, अगर आप एक पेन लें, उस पेन को अपनी आई से दूर रखें, उसके ऊपर कोई भी ब्रांड लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ पाएंगे। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आपकी आई से करीब आएगा, आप पढ़ तो पाएंगे लेकिन आपकी आई पे स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा। आप अगर उसे बिल्कुल ऐसे रख देंगे तो शायद आप ब्लाइंड हो जाए, आप उसे पढ़ भी ना पाए। यही वजह है कि वो बच्चे जिनको बुक रीडिंग की आदत होती है सोने से पहले, वो क्या करते हैं, नॉर्मली जब वो बेड में होते हैं वो बुक रीड करते हैं। वो बुक आईज से इतना करीब होती है कि जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो नॉर्मली इस बात को डिस्करेज करते हैं कि आप लेट के जो है वो बुक रीडिंग करें। इवन दुनिया जहां में जितनी स्टडी टेबल्स होती हैं वो इस फैक्टर को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं कि जब आप चेयर पे बैठे और आप टेबल पर कोई चीज रखें तो आपकी आई में और उस बुक में कम से कम 25 सेंटीमीटर का फासला हो। क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट जब आप देखते हैं, तो उसमें ह्यूमन आई पर जो है वो कोई स्ट्रेस नहीं होता। ठीक? तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिनोटेड बाय डी। इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब कभी भी जुमला इस्तेमाल किया जाता है शार्प इमेज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब भी जुमला इस्तेमाल किया जाता है शार्प इमेज, इससे मेरी मुराद ये होती है कि इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बन रहा है। अगर वो ये जुमला इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि इमेज कहां पर बन रहा है। मैं आसान करने के लिए सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, गो के थोड़ी सी कबल वक्त एग्जांपल है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल में जब वो कहते हैं ना, टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि आईपीस से जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे बनेगा। और जब वो शार्प का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, तो वो आपको वैल्यू देंगे कैसे? इमेज इज फॉर्म एट 22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस। किताब के अंदर ये दोनों एग्जांपल्स मौजूद हैं। जब उन्होंने शार्प कहा तो उन्होंने डिस्टेंस नहीं दिया, जब उन्होंने शार्प इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपको डिस्टेंस देंगे। क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में शार्प का मतलब लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज का बनना हुआ करता है। जो पहला इमेज या पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे, वो पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा क्या? मैग्नीफाइंग ग्लास। शायद मैग्नीफाइंग ग्लास, जिस जमाने में हम जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे, यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं, मैं अभी तक सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि किताब में भी यही है।
जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं कॉनकेव लेंस भी थोड़ा-सा बता दूँगा, शायद एप्टीट्यूड में आपके काम आ जाए। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है ना कॉनकेव लेंस इतना कहीं मौजूद है नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे ज़रूर क्योंकि एक केस बुक में भी मौजूद है। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? हर वो कॉन्वेक्स लेंस जिसका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान है। वो बच्चे जिनको फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस वाला टॉपिक याद है, उन्हें याद होगा जब मैंने आखिरी केस बनाया था कॉन्वेक्स लेंस में, तो मैंने वहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास खासतौर पर मेंशन किया था। फर्ज करें मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे लिए जो है वो रेफरेंस लाइन हो गई। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर। फर्ज करें ये वाला पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल फोकस है, ये वाला पॉइंट भी जो है वो प्रिंसिपल फोकस है। मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ बिटवीन एफ एंड ओ। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन एफ एंड ओ। इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूँ ए बी का। अगर आप इमेज बनाना चाहेंगे, पहली रे आप वो लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास हो जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रे आप वो लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, विदाउट एनी डेविएशन जो है वो स्ट्रेट जाएगी। अब आपको नजर आ रहा है दोनों रेज डाइवर्जिंग है, और वो रेज जो एक एंड पे डाइवर्जिंग है, वो अपोजिट एंड पे क्या होती है? कन्वर्जिंग। अब अगर मैं इस रे को पीछे बढ़ा दूं और इस रे को भी जो है वो पीछे बढ़ा दूं, तो आपको दोनों रेस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जो है वो नजर आएंगी। मैं इनको डॉटेड कर देता हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इनको डॉटेड बना दिया। अब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर आपको बनता हुआ नजर आएगा इमेज, जिस इमेज को मैं ए डैश बी डैश कह रहा हूं। तो पहली बात, मैग्नीफाइंग ग्लास या जिसका दूसरा नाम क्या हुआ करता था, सिंपल माइक्रोस्कोप, is every convex lens whose object is placed between O and F. ये इसका principle of working है। What is principle of working of magnifying glass? Object should be placed between optical center and principal focus. Number one, magnifying glass जो image बनाता है, वो हमेशा बनेगा कहाँ पर? सेम साइट पर। वो आपके पास हमेशा हुआ करेगा क्या? वर्चुअल। वो हमेशा आपके पास हुआ करेगा इरेक्ट। वो आपके पास हुआ करेगा क्या? हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो नेकेड आई से नजर आते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते। फॉर एग्जांपल, कहीं पर अगर कोई बहुत छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे और आप उसको मैग्नीफाई कर लेंगे। ठीक, अगर आप अपने हाथ में अच्छे नंबर देखना चाहें, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखें, देखिए वो कितने ज्यादा बढ़ते हुए आपको जो है वो नजर आ जाएंगे। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करते हैं, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उन चीजों को देखते हैं जो नेकेड आई से नजर आती हैं, लेकिन छोटी होती हैं। ठीक। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास जो इमेज बना रहा है वो वर्चुअल है। इसका मतलब इस इमेज को आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास रखता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ, लेकिन अगर मैं हाथ ऐसे रखूं, मैग्नीफाइंग ग्लास रखूं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सीलिंग पे जो है वो कोई इमेज बनता हुआ नजर आए, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। अब रह गया सवाल इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफाइंग पावर का। देखिए, हाँ, डेरिवेशन हमारे लिए शायद बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होगी, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो जरूरी है। मैं समराइज कर रहा हूँ। डेरिवेशन एक दफा पढ़िएगा जरूर, फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर डेरिवेशन में हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। याद दिलाने के लिए बता दूं, थिन लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबकी डेरिवेशन में हमने सिमिलैरिटी इस्तेमाल की, और मैंने सिमिलैरिटी शायद एक क्लास में खासतौर पे बता दी थी कि ट्राइंगल के सिमिलर होने का मतलब ये होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। अब देखें, अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर निकालूं, तो वो मैग्नीफाइंग पावर बराबर होगी किसके? बीटा ओवर अल्फा के। ठीक। और जब हमने इस बीटा ओवर अल्फा को फर्दर सॉल्व किया, तो हम इस नतीजे में पहुंचे, ये बराबर होता है डी ओवर पी के। अगर आप गौर करें, तो ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये बेसिकली क्या ही लिखा हुआ है? क्यू ओवर पी। आप एग्री करेंगे कि जब मैं ये कहता हूं कि शार्प इमेज, तो क्यू को कितना होना चाहिए? डी। मैग्नीफाइंग ग्लास में हमारा उसूल यही है कि मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा रखा जाएगा कि इमेज शार्प बने। और शार्प बनने का मतलब क्या? लीस्ट डिस्टेंस। यही वजह है कि क्यू को मैंने बड़ी खामोशी से डी से रिप्लेस कर दिया। फिर आप क्या करते थे? अगर मैं इस डायग्राम पे वापस आऊं, तो फर्ज करें ये जो ए है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी।
और ये जो a डैश है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा q, क्योंकि हम कह चुके हैं कि q किसके बराबर होगा? d के। मोरओवर इमेज वर्चुअल है, तो इस d को कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। q इक्वल माइनस डी। देखिए मैग्निफिकेशन में मैं माइनस साइन यूज करने का आदी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं इस लेंस पे थिननेस फॉर्मूला अप्लाई करूं, अगर मैं इस लेंस पे थिननेस फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो जब मैं q पुट करूंगा, तो मुझे q की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? माइनस डी। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि वर्चुअल इमेज है। पूरी इक्वेशन को अगर मैं d से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बनेगा? d ओवर एफ, d ओवर p, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इतनी अरिथमेटिक होगी कि d ओवर d इज एक्चुअली 1। ये d ओवर p बेसिकली क्या है? मैग्निफिकेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो d ओवर f प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो क्या है? 1 प्लस d ओवर f। बस याद रखिएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई उस वक्त होगा जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर d जो है वो बेसिकली q की जगह पर रखा गया। ठीक। अब जब आप बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो मैग्निफिकेशन के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हो गए, एक d ओवर p और एक 1 प्लस डी ओवर एफ। ठीक, दोनों वैलिड है, दोनों यूज किए जाते हैं। एक न्यूमेरिकल था, मुझे याद है वो पेपर में जो है वो बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता था, शायद आपको जो है वो याद हो। हाँ, फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते थे। अगर मैं क्वेश्चन जो है वो टाइम बचाने के लिए सिर्फ कॉपी कर लूं, कुछ ऐसा होता था, what will be the power of a lens to make a magnifying glass of magnifying power of 6। देखिए अब क्वेश्चन समझिए, पावर ऑफ अ लेंस में और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस में जमीन आसमान का फर्क है। जब वो जुमला इस्तेमाल करते हैं पावर ऑफ अ लेंस, इट जस्ट मींस 1 ओवर एफ। जब वो इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइंग पावर, तो इससे उनकी मुराद होती है कि इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। ठीक है, तो आपको जो है ना ये वाली बात जो है वो समझ में आनी चाहिए कि जब आप बात करते हैं न्यूमेरिकल की, अगर आप इस सवाल को पढ़ें तो ट्रिकी है। व्हाट विल बी द पावर ऑफ अ लेंस टू मेक अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 6? कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, आप कहेंगे m बराबर होता है 1 प्लस डी ओवर एफ के। मैग्नीफाइंग पावर कितनी है? 6। d कितना होता है? 25। मैं यहां से f की वैल्यू निकालूंगा। कैसे? 25 ओवर f इक्वल 6 माइनस 1। 25 ओवर f इक्वल 5। तो f होना चाहिए 25 ओवर 5 यानी 5 सेंटीमीटर। जब मुझे फोकल लेंथ मिल गई तो मैं पावर निकाल सकता हूं। कैसे? पावर इज 1 ओवर एफ। 1 ओवर एफ का मतलब हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर क्वेश्चन ये क्या है कि मुझे पावर जो है वो डायोप्टर्स में चाहिए, तो शायद मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो तो क्या करूं? 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? अगर कोई क्विकली मुझे बता दे। सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छी बात है, आपको ये बात जो है वो अभी भी याद है कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, लेकिन ये इनवर्स है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास पावर का आंसर क्या आ जाएगा? 20 डायोप्टर। ये न्यूमेरिकल जो है फर्स्ट ईयर में थ्योरी में जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता था, किताब में नहीं है, इसलिए मैंने खास तौर पे सवाल लिख के सॉल्व कर दिया है। दूसरी बात, मैंने सवाल में एक इजाफा किया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप लिखें m इक्वल डी ओवर पी। m कितना गिवन है आपको? 6। d कितना होगा? 25। ये हो जाएगा p। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी 25 ओवर 6। मेरे ख्याल से डिवीजन जो है वो आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है? क्योंकि 6 इंटू 4 इज 24। तो मेरा आंसर जो है वो 4 के करीब करीब आना चाहिए, और अगर पूरा डिवाइड कर लेंगे तो शायद 4.1 सेंटीमीटर आ जाए। कॉन्वेक्स लेंस में बस एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि पावर ऑफ अ लेंस में और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस में फर्क है। जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने आए, आपने सवाल पढ़ना है। अच्छा, आप आखिरी के 2 मिनट में एक छोटी सी बात बता दूं। देखिए अगर क्वेश्चन ये आ गया ना
what will be the focal length of a magnifying glass whose magnifying power is, let's say, 30? इनफैक्ट मैं सवाल जो है वो थोड़ा सा बेहतर कर दूं। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाना चाहते हैं जिसकी मैग्नीफाइंग पावर हो 10, तो बता दीजिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी होनी चाहिए। पहले मैं वैसे सॉल्व कर दूं जैसा आप में से मेजॉरिटी सॉल्व करेगी। m इक्वल 1 प्लस d ओवर f, m इज 10, 1 प्लस d इज 25, तो 10 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। मेरे पास 10 माइनस 1 जो है वो क्या आ गया, 9 इक्वल 25 ओवर f, तो f क्या बनेगा, 25 ओवर 9। अब देखिए अगर 25 ओवर 10 होता तो मेरे पास आंसर जो है वो 2 पॉइंट, अगर मेरे पास ये 25 ओवर 9 होता 10 होता तो मेरे पास आंसर आता 2.5, राइट। अब ये 9 है तो मेरा आंसर 2.5 से थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा। तो मैं अप्रोक्सीमेशन से अपने एमसीक्यूज देख के जो है वो आंसर निकाल सकता हूँ कि वो 2.6 होगा, 2.7 होगा। अच्छा, अब ये डायरेक्टली कैसे सॉल्व होता है? आपको नजर आ रहा है कि आपने किया क्या है, आपने जो है वो 25 को 10 माइनस 1 से डिवाइड किया है। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ऐसा हो कि मुझे मैग्नीफाइंग पावर चाहिए कितनी, 6, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली 25 को 5 से डिवाइड करके 5 आंसर निकाल लूंगा। हो सकता है मेरी बात जो है वो समझ में आ रही हो, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप इस पूरी वर्किंग को देखें जिसको मैंने अभी ब्लॉक किया, तो आपने दरअसल किया क्या है, फोकल लेंथ निकालने के लिए 25 को m माइनस 1 से डिवाइड किया, 25 ओवर 9। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम पता हो मैग्निफिकेशन 6 है, तो आप 25 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। डायरेक्टली आपके 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। मैंने ऊपर भी कैलकुलेशन करके ये आंसर निकाला हुआ है, शायद आप देख सकते हैं। तो हमें छोटी-छोटी ट्रिक्स जो है ना वो याद होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप वर्किंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में फिजिक्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, तो आपको थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब्जेक्ट्स आसान होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाकी सब्जेक्ट्स में जो है वो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो रिकॉल बेस्ड है। ठीक है, अभी बाकी सब्जेक्ट के टीचर को आपने नहीं बताना, ये मेरा अपना ख्याल है, मैं इसको क्रॉप करके अपलोड करूंगा वीडियो। तो उसमें होता ही है कि रिकॉल, अब न्यूमेरिकल तो रिकॉल बेस पे नहीं चल सकते ना, उसके लिए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना जरूरी है। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो हम अगली क्लास में जो है वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक, टेस्ट के लिए मैंने बता दिया है कि ईद के बाद जो भी सैटरडे बनेगा, हम उसके ऊपर जो है वो अपना ग्रैंड टेस्ट रखेंगे। अच्छा, उस वक्त तक आपके चैप्टर 10 के भी शायद सारे टेस्ट जो है वो हो चुके हों। अगर कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह उसे अगली क्लास में जो है वो मैं आंसर करूंगा। ओके, सो नाउ आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे।